हेलो दोस्तों, आज हम मैथ्स का वो चैप्टर उठाएंगे जिसका नाम सुन के थोड़ा हैवी लगता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सही में नाम सुन के लगता है कोई रॉकेट साइंस है, बट सच बताऊं ये बेसिकली वही है जो हम डेली कैंटीन में हिसाब किताब करते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही पकड़ा। चलो इसकी मैथ्स वाली लैंग्वेज को थोड़ी देर साइड रखते हैं। क्लास 9 में हम एक वेरिएबल यूज करते थे, जैसे 2x = 10। कितना इजी था ना, x की वैल्यू 5 आ गई। पर लाइफ और मैथ्स हमेशा इतनी सिंपल नहीं होती। ओके, ये सुन के तो भूख लग गई, बट हाँ प्रॉब्लम समझ में आ गई। मान लो मैं कैंटीन गई, मैंने 2 समोसाज और 3 जलेबीज खाई और टोटल बिल बना 30 रुपीज। अब मुझे समोसा का प्राइस भी नहीं पता और जलेबी का भी नहीं। बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं यार, ये तो कंफ्यूजिंग है। करेक्ट। सिर्फ एक क्लू से इसके अनगिनत यानी इनफाइनाइट आंसर्स हो सकते हैं। हो सकता है समोसा 15 रुपीज का हो और जलेबी फ्री हो, या समोसा 5 का हो और जलेबी 6.66 की हो। वी जस्ट डोंट नो फॉर श्योर। हमें एक और क्लू चाहिए। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। 2 अननोन्स यानी 2 सीक्रेट्स को ढूंढने के लिए हमें 2 क्लूज यानी 2 इक्वेशंस चाहिए। एक इक्वेशन से काम नहीं चलेगा। जैसे यहाँ x समोसा का प्राइस है और y जलेबी का। हमें एक और क्लू की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, 2 क्लूज 2 इक्वेशंस, लॉजिक तो समझ आ गया, पर ये सब दिखता कैसा है? बिल्कुल, चलो इसको विजुअलाइज करते हैं। हर लीनियर इक्वेशन ग्राफ पर एक सीधी लाइन बनाती है। लीनियर का मतलब ही है लाइन, तो इस सेक्शन में हम देखेंगे इन लाइंस की कहानी। अब एकदम सिंपल चीज इमेजिन करो। तुमने फर्श पे यानी फ्लो पे 2 स्टिक्स फेंकी, वो कैसे गिर सकती हैं? 3 तरीके हो सकते हैं। या तो वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगी कहीं ना कहीं, या फिर बिल्कुल पैरेलल होंगी, ट्रेन की पटरी यानी ट्रैक्स की तरह जो कभी नहीं मिलती, या फिर एक के ठीक ऊपर एक गिर जाएंगी। बूम, एग्जैक्टली यही 3 केसेस पूरा सिलेबस है। पहला केस इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर स्टिक्स एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो वो एक ही पॉइंट पर टच करती हैं, राइट? ग्राफ पर वही एक पॉइंट, वही x, y हमारा यूनिक सॉल्यूशन है। मतलब समोसा और जलेबी का एक ही फिक्स्ड करेक्ट प्राइस पॉसिबल है। अब दूसरा केस, पैरेलल लाइंस। जैसे तुमने कहा ट्रेन की पटरी, ये लाइंस अनंत तक, इन्फिनिटी तक चलती जाएंगी पर कभी नहीं मिलेंगी। इसका सीधा सा मतलब है नो सॉल्यूशन। ऐसा कोई प्राइस कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता जो हमारे दोनों क्लूज को सच साबित कर दे। और आखिरी केस, कोइंसिडेंट लाइंस। मतलब एक स्टिक दूसरे के ठीक ऊपर आ गई। इसका मतलब क्या हुआ? ये तो हर पॉइंट पर टच कर रही है, यानी इन्फिनिट सॉल्यूशंस। बहुत सारे प्राइस कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं जो हमारे क्लूज को सेटिस्फाई करेंगे। वाओ! तो बेसिकली हमारा आंसर इस बात पे डिपेंड करता है कि लाइंस मिलती हैं या नहीं, और अगर मिलती हैं तो कितनी बार मिलती हैं। दैट्स इट। ग्राफ बनाना तो ठीक है, बट एग्जाम में टाइम लगता है यार। स्केल बनाओ, पॉइंट्स प्लॉट करो, इसका कोई शॉर्टकट है, कोई अलजेब्रा वाला मेथड? हाँ बिल्कुल, और यही तो असल काम की चीज है। 2 मेन मेथड्स हैं, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। देखो, सब्स्टिट्यूशन में हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकालकर दूसरी इक्वेशन में डाल देते हैं, और एलिमिनेशन, जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, उसमें हम एक वेरिएबल को गायब ही कर देते हैं। तो कौन सा बेस्ट है? देखो, काम तो दोनों ही करते हैं, पर एग्जाम के प्रेशर में एलिमिनेशन मेथड अक्सर तेज होता है और गलती होने के चांस कम होते हैं। चलो एक एग्जाम्पल से देखते हैं क्यों। चलो वापस कैंटीन चलते हैं। एक नया हिसाब। पहला क्लू, एक बर्गर और एक कोक का टोटल बिल है 100 रुपए। और दूसरा क्लू, बर्गर जो है वो कोक से 20 रुपए महंगा है। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो पहला स्टेप है इन क्लूज को मैथ्स की भाषा में लिखना। पहली इक्वेशन क्या बनी? b + c = 100। और दूसरी इक्वेशन, बर्गर कोक से 20 रुपए महंगा है, मतलब बर्गर का प्राइस माइनस कोक का प्राइस, यानी b - c = 20। सिंपल। अब देखो एलिमिनेशन का जादू। इक्वेशंस को ध्यान से देखो, यहाँ एक +c है और एक -c। अगर हम दोनों इक्वेशंस को सीधा सीधा ऐड कर दें तो क्या होगा? वेट अ मिनट, एक बर्गर प्लस एक बर्गर तो 2 बर्गर्स हो गए, पर +c और -c ये तो कट गया, 0 हो गया। वाओ! एग्जैक्टली, कोक एलिमिनेट हो गया, गायब। इसीलिए इसका नाम एलिमिनेशन मेथड है। अब बचा क्या? एक सुपर सिंपल सी इक्वेशन। 2 बर्गर बराबर है 120 रुपए के। तो
एक बर्गर कितने का हुआ? 60 रुपए का। अरे ये तो सुपर इजी है। मतलब एक बर्गर 60 का है और अगर टोटल 100 था तो कोक 40 की हुई। यार ये मेथड तो मस्त है। यही है एलिमिनेशन। वेरिएबल्स को बराबर करो और काट दो। ठीक है, कैलकुलेशन तो हो जाएगा, पर मैं असली में डरती हूँ वर्ड प्रॉब्लम से। वो अजीब से क्वेश्चंस। 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। मतलब मैथ की बुक में सबको अपनी एज की इतनी टेंशन क्यों रहती है? आई नो राइट। देखो, वर्ड प्रॉब्लम सिर्फ ट्रांसलेशन का खेल है। इंग्लिश या हिंदी को मैथ्स में ट्रांसलेट करना है। एक सिंपल सा रूल याद रखो। अगो या पहले का मतलब है माइनस करना, हेंस या बाद में का मतलब है प्लस, और टाइम्स या गुना का मतलब है मल्टीप्लाई। तो 5 years पहले सीधा बन गया x-5 और y-5। अच्छा, तो बस कीवर्ड्स पकड़ने हैं और उन्हें मैथ्स में कन्वर्ट करना है। ये तो काफी लॉजिकल है। और वो सबका फेवरेट बोट वाला क्वेश्चन, इसका भी डर निकाल दो। सोचो, अगर तुम नदी के बहाव के साथ जा रहे हो, मतलब डाउनस्ट्रीम, तो नदी तुम्हारी हेल्प कर रही है, स्पीड बढ़ा रही है, इसलिए तुम्हारी स्पीड x और नदी की स्पीड y ऐड हो जाती है, x + y। और अगर तुम बहाव के अगेंस्ट जा रहे हो, अपस्ट्रीम, तो नदी तुमको रोक रही है, एफर्ट ज्यादा लग रहा है, इसलिए स्पीड माइनस होती है, x - y। बस इतना ही है। चलो, अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है। समोसा से लेकर बोट तक सब सॉर्ट हो गया। एग्जाम के लिए कोई फाइनल टिप्स? हाँ बिल्कुल, लेट्स समराइज कर लेते हैं सब कुछ। सबसे पहले रेशियो चेक कर लो, ताकि पता चल जाए कि सोल्यूशन यूनिक है, इनफाइनाइट है या है ही नहीं। कैलकुलेशन के लिए एलिमिनेशन मेथड यूज करो, फास्ट है और एरर्स कम होते हैं। वर्ड प्रॉब्लम से डरना मत, बस उन्हें स्टेप बाय स्टेप ट्रांसलेट करो। और सबसे इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस। जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ईजी लगेगा। सही है। थैंक्स मोहित, अब चैप्टर 3 काफी सॉर्ट हो गया है। बिल्कुल, तो अब अगला हिसाब सॉल्व करने के लिए तैयार? रिमेंबर, कैंटीन का बिल हो या एग्जाम का सवाल, रिया एंड मोहित, टेंशन मत लो,